हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमने रोड सेफ्टी अवेयरनेस फॉर एचएसएससी टीजीटी जो हमारा सिलेबस है उसको स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा है 1988 वो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। साथ में ही हम 2019 में जो उसके अंदर संशोधन किया गया था उसको भी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और साथ में ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10-15 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए एचएसएससी टीजीटी के लिए सीडीपी, ईवीएस, रोड सेफ्टी के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिनिमम चार्जेस में, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको जो पेमेंट है वो करने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, लगभग 2-3 रोड सेफ्टी की कुछ पीडीएफ्स बची हुई हैं ऐड करनी, तो वो कल तक ऐड हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को बोला था 2 अप्रैल तक, तो 2 अप्रैल तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो कि कब आया था? 1988 में आया था। जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में आया था। उसके पहले मोटर व्हीकल एक्ट पहले कब आया था? 1914 में आया था। 1914 के बाद 1934 में, और 1934 के बाद उसके अंदर 1988 में संशोधन किया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 1914, 1934 और 1988, ठीक है। उसके बाद अब 1988 वाले में 2019 में संशोधन किया गया, ये भी आपको याद रखनी है। मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में आया था, क्या उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं, जिनकी सन आपको याद रखनी है। 1988 के बाद 2000 में संशोधन किया गया, फिर 2001 में किया गया, फिर 2015 में किया गया, और लेटेस्ट कब का चालू है? अब 2019 का चालू है। ये सन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद रखनी है एज इट इज़। क्या याद रखेंगे? सबसे पहले याद रखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1914 का, फिर 1914 के बाद 1934 और फिर 1988, ठीक है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो किसका है? 2019 का है। 2019 से पहले भी 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। कब कब? 2000, 2001, 2015 और अभी फिर 2019 में, ठीक है। उससे पहले 94 में भी हो चुका है। तो याद रखना है आपको 1994, 2000, 2001, 2015 और अभी लेटेस्ट कब है? 2019 का। अब फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो 2019 वाला जो अमेंडमेंट है वो लागू कब हुआ? वो संशोधन जो मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ था वो लागू कब हुआ? 1 सितंबर 2019। लागू कब हुआ? 1 सितंबर 2019। इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी एचएसएस स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं का नियमन करती है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो मोटर वाहन अधिनियम है वो क्या है, किसके द्वारा पारित है? भारत की संसद द्वारा। किसके द्वारा पारित है? भारत की संसद द्वारा। फ्रेंड्स, मैं 2-2 बार चीज़ों को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो सके, सेट हो सके। जो सड़क परिवहन से संबंधित जो भी नियम होते हैं उनको लागू करता है। लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 1989। जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? याद रखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम लागू कब हुआ? मोटर वाहन अधिनियम 1988 लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989। बना कब था? तैयार कब हो गया था? 14 अक्टूबर 1988। 14 अक्टूबर 1988 को बन गया था, लेकिन लागू हुआ है 1 जुलाई 1989 को। जो हमारा अमेंडमेंट हो चुका था मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में, वो कब लागू हुआ? 1 सितंबर 2019। ये तीनों डेट्स आपको अच्छे से रट लेनी है, यहाँ से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोटर व्हीकल लॉज इन इंडिया। इंडिया के अंदर और कौन कौन से मोटर व्हीकल लॉज आए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कुछ लॉज हैं, इनको वैसे एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। द फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 पूछा जा सकता है। जो फैटल एक्सीडेंट एक्ट है वो कब आया? 1855।
द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट कब आया? 1950। नेशनल हाईवे एक्ट 1956। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1961। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एक्ट 1993। द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 2002। द कैरेज बाई रोड एक्ट 2007। ये कुछ एक्ट हैं, इनकी डेट भी आप लोग हो सके तो ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब फ्रेंड, जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो यातायात के नियम हैं वो उसी से आए हैं। तो उसकी हम थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कुछ धाराएं भी हैं जिनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकती हैं, उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुल अध्याय कितने हैं, कुल चैप्टर कितने हैं? 14 चैप्टर हैं। टोटल शेड्यूल, उसके अंदर कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 2 अनुसूचियाँ हैं, जिसके अंदर से एक को अभी हटा दिया गया है और एक जो है उसके अंदर मैंडेटरी साइंस का जिक्र है। जो मैंडेटरी साइन होते हैं उनका जिक्र है एक अनुसूची में और एक अनुसूची को हटा दिया गया है, याद रखना है। टोटल सेक्शंस, कुल धाराएं कितनी हैं? 217 है। जो लास्ट सेक्शन है वो कौन सा है? 217A, ठीक है, जो कि अमेंडमेंट संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखोगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1980, कुल अध्याय 14, कुल अनुसूचियां 2, कुल धाराएं 217। जो 2 अनुसूचियां हैं उसके अंदर एक अनुसूची के अंदर मैंडेटरी साइन है और एक अनुसूची को हटा दिया गया है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न रखनी है। अब हम 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले जो धारा 1 है उसके अंदर नाम दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम 1988। उसका विस्तार कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पर होगा। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो उसका नाम है, विस्तार है और लागू होना, ये किस में है? धारा 1 के अंतर्गत है। धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं हैं समूहक की। समूहक जो शब्द है वो 2019 से जोड़ा गया है। समूहक किसको बोलते हैं फ्रेंड? जो ऑनलाइन टैक्सी वगैरह होती है ना, ओला उबर, ठीक है, उसके लिए समूहक वर्ड यूज किया गया है। जो धारा 2 का फर्स्ट ए का जो पार्ट है उसके अंदर इसका जिक्र है। धारा 2(12)A जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने ऐड की है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एज इट इज़ सारी की सारी याद करनी है, बस एक बार थोड़ा सा देख लेना कि एग्जाम में कहीं यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए। क्योंकि फ्रेंड, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है वो आपके 5 मार्क्स की ही आने वाली है। अगर पूछा जाएगा तो धाराओं से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, धारा 2(12)A में गोल्डन आवर का जिक्र है। किसका जिक्र है? गोल्डन आवर का। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है गोल्डन आवर किसको बोलते हैं? तो गोल्डन आवर फ्रेंड्स, एक्सीडेंट होने के, क्षति के बाद का 1 घंटा। जब कोई एक्सीडेंट हो चुका है, कोई दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद का जो 1 घंटा होता है उसको क्या बोला गया है? गोल्डन आवर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गोल्डन आवर है वो क्या होता है ट्रैफिक रूल्स में। तो गोल्डन आवर क्या होता है? क्षति के बाद का 1 घंटा। धारा 2(16) में भारी माल वाहन HMV 12,000 किलो से अधिक खाली वाहन। देखो इसका क्या मतलब हुआ? जो धारा 2 है उसका जो 16 है उसके अंदर HMV की परिभाषा है। HMV जो है हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो भारी माल वाहन होते हैं। अब भारी माल वाहन किसको बोला गया है? जिस खाली वाहन का वजन, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोड नहीं किया गया है, खाली वाहन का वजन कितना हो? 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, तो उसको भारी माल वाहन बोला जाएगा। भारी यात्री वाहन, धारा 2(17) में भारी यात्री वाहन का जिक्र है। उसका वजन भी 12,000 किलोग्राम से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। धारा 2(21) में हल्के मोटर वाहन जो LMV हैं उनका जिक्र है। LMV का जो वजन होगा वो कितना होता है? 7500 से 12,000 किलोग्राम के बीच का। 7500 से ज़्यादा होना चाहिए और 12,000 किलोग्राम से कम होना चाहिए, उसको हल्का मोटर वाहन बोलेंगे। धारा 2(21) में इसका जिक्र है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना कि हल्का मोटर वाहन किसको बोलेंगे, भारी मोटर वाहन किसको बोलेंगे, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होगी, तो इनको आप जरूर याद रखना। धारा 2(45) में यातायात के संकेत है। यातायात के संकेत किस में है? धारा 2(45) में। धारा 2(A)(1) में ई गाड़ी और ई रिक्शा का जिक्र है, जो कहाँ से जोड़ी गई हैं? 2019 के संशोधन से जोड़ी गई है। 3 पहिए व 4000 वाट तक की बैटरी हो उन्हीं को क्या बोला गया है? ई गाड़ी और ई रिक्शा बोला गया है।
धारा 3 में बताया गया है कि जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अनिवार्य है। धारा 4 में ड्राइविंग के लिए आयु सीमा बताई गई है। धारा 7 में डीएल के योग्य कौन होगा, यानी डीएल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये बताया गया है। धारा 8 में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र है। जो प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं ना, जैसा कि हमने कल वीडियो में जो ड्राइविंग लाइसेंस की टाइप्स पढ़े थे उसके अंदर देखा था, तो उसका जिक्र धारा 8 में है। धारा 9 में मुख्य डीएल का जिक्र है। धारा 9(5) में डीएल टेस्ट में फेल होने पर 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट दे सकता है। यदि लगातार 3 बार फेल हो गया तो फिर 60 दिनों बाद ही टेस्ट होगा। कल हमने जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट था उसमें देखा था कि टेस्ट देने के अगर टेस्ट में फेल हो जाता है तो 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट होता है। अगर टेस्ट में लगातार 3 बार फेल हो जाता है तो फिर 60 दिन बाद ही उसका नेक्स्ट टेस्ट लिया जाएगा। धारा 12 मोटरयान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय। धारा 14 लाइसेंस की समय अवधि। लाइसेंस की जो समय अवधि होती है, कितने साल के लिए वैलिड होता है, वो होता है किसमें, धारा 14 में। जो लर्नर लाइसेंस है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। परिवहन वाहन 5 साल, 2019 से पहले 3 साल थी। खतरनाक वस्तुओं को ढोने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 साल के लिए जारी होता है। 2019 से पहले 1 साल के लिए ही जारी होता था। जो धारा 15 है उसके अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताया गया है। और रिन्यू करवाने के लिए एक्सपायरी से 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। धारा 16 में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, वो है। धारा 17 में अपील रद्द करने पर 6 माह बाद ही अपील होगी। ठीक है। धारा 18 में केंद्र सरकार के वाहन, जो केंद्र सरकार के वाहन हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है कि उनके लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। धारा 20 में कोर्ट को भी आपका डीएल रद्द करने की पावर है। कोर्ट को भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रद्द करने की पावर दे रखी है। धारा 25A नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस रजिस्टर में प्रत्येक राज्य द्वारा इशू किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा अपडेट किया जाता है। धारा 27 में इस अधिनियम से संबंधित नियम कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 28 में इन नियमों को लागू करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। नियम बनाने की शक्ति तो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, लेकिन लागू कौन करवाएगी, राज्य सरकार। किसको, जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो नियम होंगे। ठीक है। धारा 29 में क्या बताया हुआ है, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, कि बगैर कंडक्टर लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप 1 माह के लिए कंडक्टर बन सकते हैं। धारा 30 में कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं होती है, क्या उसके लिए फीस होती है, तो फीस हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस की आधी होती है। धारा 35 में न्यायालय की शक्तियों का जिक्र है। जो कंडक्टर लाइसेंस है उसकी न्यायालय के पास क्या शक्ति होती है, वो जिक्र है। धारा 38 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी राज्य सरकार ही बनाएगी। उसमें नियुक्ति, क्षेत्र नियंत्रण राज्य सरकार ही करती है। जी किसका जिक्र चल रहा है, कंडक्टर लाइसेंस का। धारा 39 बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चलाएगा, न ही मालिक अपने वाहन को चलाने की अनुमति देगा, केवल डीलरों को छोड़कर। डीलर क्या करते हैं, एक वाहन को दूसरे वाहन तक बेचने के लिए लेके जाते हैं ना, इसलिए उनको अनुमति होती है। धारा 42(4) आरसी की डिटेल्स होती है, जिनका निर्धारण कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। जो आरसी की डिटेल्स होगी उसके अंदर क्या क्या होता है, वाहन का प्रकार होता है, वाहन का प्रयोग होता है, वाहन का निर्माण और वाहन का डिजाइन, ये सभी आरसी के अंदर होती है। धारा 42(6) में नंबर प्लेट की जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन मार्क केंद्र सरकार राज्यवार नंबरों का वितरण करेगी। 2019 संशोधन के बाद वाहन की डिलीवरी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगी। आरसी पंजीकरण की अवधि 15 वर्ष होगी। केंद्र सरकार कैन चेंज, केंद्र सरकार इस अवधि को बढ़ा घटा भी सकती है। 15 साल बाद रिन्यूअल होगी, केवल 5 साल के लिए, और वाहन की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है धारा 43। धारा 43 में क्या बताया गया है फ्रेंड, टेम्परेरी नंबर प्लेट। जो टेम्परेरी नंबर प्लेट ली जाती है उसकी अवधि केवल 1 माह की होती है। धारा 50 में मालिकाना हक में परिवर्तन। यदि उसी राज्य में गाड़ी खरीदी या बेची गई है तो 14 दिन के अंदर क्या करवाना होता है, नाम परिवर्तन करवाना होता है। अगर दूसरे राज्य के अंदर है तो 45 डेज के अंदर नाम परिवर्तन करवाना होता है।
धारा 52 में वाहनों के निर्माण में परिवर्तन करने पर, अगर वाहनों का मॉडिफिकेशन करवाते हैं जैसे कि पेट्रोल से सीएनजी में चेंज करवाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ आरसी में दर्ज करवाना होता है। आरसी रद्द करना, अब आरसी को रद्द भी किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। किस तरह से किया जाता है और कहाँ पे बता रखा है ये? धारा 53(1)(a) में बताया गया है कि वह वाहन का प्रयोग जनता के लिए खतरा हो जब वह नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है आरसी को, कब? जब वह जनता के लिए खतरा हो और नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मालिक को सूचना देकर अवसर देती है अपनी बात रखने का, उसके बाद आरसी को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं, उस पंजीकरण को रद्द भी किया जा सकता है। धारा 55(1) यदि वाहन नष्ट कर दिया जाए, प्रयोग के लायक न हो, उसको रद्द कब कर दिया जाता है? कि वाहन प्रयोग के लायक ना हो, नष्ट हो चुका हो। धारा 55(7), धारा 54 व 55 में मूल पंजीकरण अधिकारी ही आरसी का निलंबन। अब आरसी का निलंबन व रद्द कौन करता है? जिसने उस आरसी को जारी किया था वही अधिकारी उसको निलंबित व रद्द करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब फिटनेस सर्टिफिकेट में एक बात तो ये याद रखनी है आपको कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट के जो मापदंड है उनको केंद्र सरकार निर्धारित करती है। फिटनेस सर्टिफिकेट जो होती है ना व्हीकल्स की, उसको निर्धारित कौन करती है? उस मापदंड को केंद्र सरकार। जारी कौन करता है? राज्य सरकार। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जारी कौन करती है? राज्य सरकार। और मापदंड केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ऐसा कहाँ बताया गया है? धारा नंबर 56 में बताया गया है। धारा नंबर 59 में वाहन की आयु सीमा का निर्धारण है। धारा नंबर 60 में केंद्र सरकार के वाहनों का पंजीकरण है। धारा 62 में चोरी के वाहनों की सूचना। धारा 66 में परमिट की जरूरत। धारा 66(a) में राष्ट्रीय यातायात नीति। धारा 67 में सड़क यातायात के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त है। जो सड़क यातायात है उसको नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त है। धारा 67 में सड़क यातायात के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त है। धारा 68 यातायात प्राधिकरण आरटीओ का जिक्र किया गया है। धारा 70 में यात्री वाहन परमिट आवेदन। धारा 71 में परमिट की प्रक्रिया। धारा 72 में यात्री वाहन परमिट जारी करना। धारा 76 में निजी वाहन परमिट आवेदन। धारा 77 में माल वाहन परमिट। धारा 87 में टेम्परेरी परमिट मिनिमम 4 मंथ के लिए और मैक्सिमम 12 मंथ के लिए। धारा 88 में परमिट को निलंबन व रद्द किया जा सकता है। धारा 91 में ड्राइवर के कार्य घंटे। ड्राइवर के जो कार्य घंटे हैं वो कितने होने चाहिए? एक दिन में 8 घंटे और एक सप्ताह में 48 घंटे। धारा 97 राज्य परिवहन उपक्रम। धारा 112 गति सीमा। धारा 113 वाहन के वजन की सीमा कितनी होनी चाहिए, कौन सा वाहन कितना वजन ढो सकता है। धारा 115 में राज्य सरकार द्वारा नो एंट्री। धारा 116 में राज्य सरकार द्वारा यातायात चिन्ह लगाना। धारा 120 मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति मान्य। धारा 129 हेलमेट की आवश्यकता, 4 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति को, बच्चे को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। धारा 139 में भारत में आने व भारत से जाने वाले वाहन संबंधित जो नियम है वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। धारा 145(1) में थर्ड पार्टी की परिभाषा दी गई है। थर्ड पार्टी के अंतर्गत कौन कौन आता है? ड्राइवर, सहकर्मी और सरकार। जो यात्री होते हैं वो थर्ड पार्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है धारा 161। धारा 161 में हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजा। और धारा 162 में स्वर्णिम घंटा योजना का जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो हमने कुछ मुख्य धाराएं थी उनको देखा है। अब हम कुछ जो नियम हैं उनको देखेंगे। जो 2019 का जो हमारे पास जो संशोधन हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजमेंट किए गए हैं वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में पनिशमेंट फॉर वोलेटिंग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के बाद क्या क्या सज़ा प्रावधान है वो सिलेबस में दिया गया है। तो ये ट्रैफिक नियम हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या पनिशमेंट दिए जाते हैं। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नवीनतम संशोधन के अनुसार यातायात उल्लंघन के जुर्माने में कुछ कठोर बदलाव किए हैं। अब से अपेक्षाकृत नए यातायात नियम अधिक कड़े हैं। अब आपको याद रखना जो नए वाले नियम हैं वो कड़े हैं या पहले वाले कड़े थे, तो नए वाले जो हैं वो ज़्यादा कड़े हैं। निम्न तालिका संबंधित ट्रैफिक जुर्माने के साथ ट्रैफिक चालान सूची को दर्शाती है। देखिए क्या क्या बताया गया है। सामान्य अपराध, उदाहरण के लिए नंबर प्लेट अनुचित है, अवैध पार्किंग है, तो इसके लिए ये क्या किस में आ जाते हैं? सामान्य अपराध में आ जाते हैं। तो सितंबर 2019 से पहली बार ऐसा करने पर
500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार ऐसा करने पर 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो कि जो पहले वाला जो पुराना दंड था उसके अंदर पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार 300 रुपये था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना। जो कोई अधिकारी है जो हमसे जो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है उसको अगर हम सही ढंग से नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे ऊपर 2000 रुपये जुर्माना लगा सकता है, जो कि पहले कितना था, 500 रुपये था। तो यानी जो ट्रैफिक के जो यातायात के जो नियम हैं उनको क्या किया गया है, कड़ा किया गया है। सड़क नियमों का पालन नहीं करना। अगर सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं तो 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना है। पहले इसके ऊपर जुर्माना क्या था, 0 था। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग या सवारी करना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसके बगैर सवारी कर रहे हैं, उसके बगैर ड्राइविंग कर रहे हैं तो 5000 रुपये जुर्माना है अभी फ़िलहाल, जो पहले कितना था, 500 रुपये। 500 से सीधा 10 गुना इसको बढ़ा दिया गया है 2019 के संशोधन में। वैध लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन चलाना। अगर किसी वाहन का लाइसेंस नहीं है तो भी उसके ऊपर कितना जुर्माना है, 5000 रुपये, जो कि पहले कितना था, 1000 रुपये, उसको भी 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अयोग्यता के बाद वाहन चलाना, सवारी करना। अयोग्यता के बाद वाहन चलाना, सवारी करना पे अब कितना जुर्माना है, 10,000 रुपये, जो कि पहले कितना होता था, 5,000 रुपये। ओवर स्पीडिंग। अगर ओवर स्पीड कर रहे हैं, वाहन की गति की जो सीमा दे रखी है उससे ओवर स्पीड कर रहे हैं तो जो हमारे हल्के मोटर वाहन है उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना है। 10,000 से ₹2000। मध्यम यात्री वाहन माल 2000 से 4000। दूसरी बार दोबारा अपराध ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेना। अगर कोई पर्सन ओवर स्पीडिंग करता है, जो गति सीमा निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा स्पीड में अपने वाहन को चलाता है, तो जो हल्के मोटर वाहन हैं जो कि हमारे LMV हैं उसके ऊपर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना है। जबकि जो मध्यम यात्री या जो माल वाहन है उसके ऊपर 2000 से 4000 रुपये जुर्माना है। और अगर दूसरी बार ऐसा करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर लिया जाता है। पहले ये जुर्माना कितना होता था, ओनली 400 रुपये होता था। उतावलेपन या खतरनाक ड्राइविंग अगर करते हैं तो पहली बार 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये से 5000 रुपये जुर्माना। दूसरी बार 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष की जेल और 10,000 रुपये तक का क्या है, जुर्माना। पहले जो जुर्माना क्या था, 0 था। अगर नशीले पदार्थों का सेवन करके ड्राइविंग करते हैं तो पहली बार 10,000 रुपये जुर्माना है या फिर 6 महीने तक की कैद है और दूसरी बार 15,000 रुपये जुर्माना है और 2 साल तक की कैद है। पहले जो कितना होता था, 2,000 रुपये होता था। अगर मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में गाड़ी चलाना या सवारी करना, पहली बार 1,000 रुपये, दूसरी बार 2,000 रुपये। पहले ये 200 रुपये था, दूसरी बार 500 रुपये। ये पहले के नियमों में था, जबकि अब 1,000 और 2,000 रुपये हो चुके हैं। वैध मोटर बीमा के वाहन चलाना, सवारी करना। वैध मोटर बीमा नहीं करवा रखा है उसके बगैर अगर सवारी करते हैं तो पहली बार 2,000 रुपये, 3 महीने तक की कैद। दूसरी बार 4,000 रुपये और 3 महीने तक की कैद। पहले जो कि 1,000 रुपये होता था और 3 महीने तक की कैद होती थी। ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। अवैध रेसिंग और ओवर स्पीडिंग। अवैध रेसिंग और ओवर स्पीडिंग के लिए पहली बार 5,000 रुपये जुर्माने या फिर 3 महीने तक की कैद। दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माने और 1 साल तक की कैद हो सकती है, जो कि पहले कितना होता था, 500 रुपये होता था। बड़े आकार का वाहन चलाना, 5,000 रुपये तक जुर्माना है। पहले जो कितना होता था, 0 होता था। दुर्घटना संबंधी अपराध, पहली बार अगर होता है तो 5,000 रुपये और 6 महीने तक की कैद। अगर दूसरी बार ऐसा होता है तो 10,000 रुपये और 1 साल तक की कैद हो सकती है, जो कि पहले 0 था। वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना। अगर वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है, उसके बगैर अगर ड्राइविंग करते हैं तो पहली बार 5,000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये, जो कि पहले क्या था, 0 था। बिना परमिट के वाहन चलाना। अगर परमिट नहीं है तो पहले 5,000 रुपये जुर्माना होता था, लेकिन अभी उस 5,000 को 10,000 तक इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, या फिर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अगर मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो पहले 1,000 रुपये जुर्माना था, जो कि अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। वाहन को ओवरलोड करना, 20,000 रुपये तक का जुर्माना है। 2,000 रुपये प्रति टन लगता है, जो कि पहले 1,000 रुपये प्रति टन होता था, 2,000 रुपये होता था। ओवरलोडिंग कर रहे यात्री 1,000 प्रति अतिरिक्त यात्री 1,000 रुपये एक यात्री का लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा यात्री होता है, जो कि पहले क्या था, 0 था। दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करना। अगर दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करते हैं, यानी बाइक के ऊपर 3 सवारी
ट्रैवल करते हैं तो 3 महीने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अयोग्यता और 2,000 रुपये का जुर्माना। पहले इसके ऊपर 100 रुपये जुर्माना होता था। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 3 महीने के लिए डीएल की अयोग्यता और 1,000 रुपये का जुर्माना, जो कि पहले 100 रुपये होता था। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाना, पहले 100 रुपये होता था, लेकिन अभी सीट बेल्ट के लिए 1,000 रुपये जुर्माना है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना, जैसे कि एम्बुलेंस को, ठीक है, तो उसके लिए 6 महीने की कैद हो सकती है या फिर 10,000 रुपये जुर्माना, जो कि पहले 0 था। किशोरों द्वारा किए गए अपराध 3 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। 25,000 वाहन मालिक अभिभावक को दोषी माना जाएगा, जो पहले कितना था, 0 था। प्रवर्तन अधिकारियों से संबंधित अपराध, उदाहरणतः रिश्वत की पेशकश, संबंधित धारा के तहत 2 गुना जुर्माना। एग्रीगेटर अपराध, अगर एग्रीगेटर अपराध यानी लाइसेंस से संबंधित होते हैं तो 25,000 से 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है, जो कि पहले 0 था। साइलेंट जोन में हॉर्न का प्रयोग करना, पहली बार 2,000 रुपये, दूसरी बार 4,000 रुपये, जो कि पहले 0 था। सार्वजनिक परिवहन वाहनों में टिकट के बिना यात्रा करना, तो कितना चार्ज लिया जाएगा, 500 रुपये, जो कि पहले कितना था, 200 रुपये। तो इस तरह से हमने देखा कि जो यातायात के नियम बने हैं वो कड़े नियम हैं। नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार अद्यतन यातायात उल्लंघन जुर्माना की कुछ मुख्य विशेषताएं देखिए। अब वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने, सवारी करने का जुर्माना अब पुराने जुर्माने से 10 गुना अधिक कर दिया गया है। अभी हमने पहले ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हमने थ्योरी तो डिस्कस कर ली, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऐड किए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में 3 प्रकार के यातायात संकेत हैं, वो कौन कौन से हैं? 3 संकेत हैं, कौन कौन से? अनिवार्य यातायात संकेत, सावधानी यातायात संकेत और जानकारी पूर्ण यातायात संकेत। भारतीय सड़कों पर ओवरटेक करने के ट्रैफिक नियम क्या हैं? हमेशा दूसरी वाहन को दाहिने ओर से ओवरटेक करना और सामने वाले वाहन को हॉर्न बजाकर या फ्लैश करके ओवरटेक करने की चेतावनी देना चाहिए। सड़क पर यातायात उल्लंघन का जुर्माना कौन वसूल कर सकता है? यातायात उल्लंघन करते हैं तो उसका जुर्माना कौन वसूल करता है? सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के रैंक का ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सड़क पर ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना वसूल कर सकता है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप चालान संग्रह मशीन द्वारा उत्पादन रसीद एकत्र करें। क्या गाड़ी चलाते समय यात्री मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, यात्री मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चालक सवार को यातायात नियमों और विनियमों के अनुसार मोबाइल फ़ोन उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ करके आप लोगों को पजल किया जा सकता है कि अब आप लोगों ने इसके अंदर ये नहीं देखा कि यात्री लिखा हुआ है या ड्राइवर लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में सीट बेल्ट के यातायात के नियम क्या हैं? कार के चलाते समय चालक और सामने वाले यात्री को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। वाहन चलाते समय ले जाने के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या हैं? तो वाहन चलाते समय अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या होते हैं? लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्र। यदि आप परिवहन वाहन चलाते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट और लागू परमिट भी साथ रखना होता है, ठीक है। क्या ट्रैफिक पुलिस मेरी कार खींच सकती है, यानी मेरी कार को रोक सकती है? हाँ, ट्रैफिक पुलिस ऐसा कर सकती है यदि वह नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा हो या इस तरह से पार्क किया गया हो या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधा का कारण बनता हो, तो ट्रैफिक पुलिस उस कार को उठा करके ले जा सकती है। क्या भारत में 2 ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, भारत में 2 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकते। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नवीनतम संशोधन के अनुसार 1 से अधिक डीएल पाए जाने पर आप लोगों पर क्या किया जाएगा? जुर्माना किया जाएगा। क्या बिना बीमा के अपना वाहन चला सकते हैं? नहीं, आप बिना बीमा के वाहन नहीं चला सकते। भारत में कानूनी रूप से अपना वाहन चलाने के लिए आपको कम से कम तृतीय पक्ष बीमा खरीदने की आवश्यकता होती है। ऐसा ना करने पर पेनल्टी लगेगी। जो थर्ड बीमा होता है वो थर्ड पार्टी वाला, वो जरूर करवाना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव यातायात अपराधों के लिए जुर्माना क्या है? शराब पीकर गाड़ी चलाना यातायात के उल्लंघन के लिए जुर्माना रुपये है 10,000 और 6 महीने तक की कैद हो सकती है। या तो 10,000 रुपये भरो या फिर 6 महीने तक जेल में रहो। दूसरी बार या बार बार अपराध करने पर व्यक्ति को रुपये का जुर्माना देना होगा 15,000 या 2 साल तक की कैद। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या ट्रैफिक पुलिस मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है? हाँ, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर, सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जब्त कर सकती है। क्या मैं अपने वाहन के खिलाफ ट्रैफिक जुर्माने की ऑनलाइन जांच कर सकता हूँ?
आप आरटीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रैफिक फाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। परिवहन पोर्टल के माध्यम से आरटीओ के जुर्माने की ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? मोटर वाहन अधिनियम फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा है कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1989 को। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988 उसकी कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? धारा 9, अभी हमने पढ़ा था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन से संबंधित है, निरस्त कर देती है ड्राइविंग लाइसेंस को? धारा 16 में ऐसा कहा गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो धारा 25 में एंडोर्समेंट का हस्तांतरण और ड्राइविंग लाइसेंस बिना एंडोर्समेंट के जारी करना, ये किसके अंतर्गत है? धारा 25 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएगी। ये क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड करने का मेरा सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और आप लोगों की जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपकी राय मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।